Hi Vachavadi, welcome back to the channel and I hope you guys are doing fine. So अब हम वापस आ चुके हैं आपके सुपर समरी सीरीज की एपिसोड 2 को लेकर। आई होप आपने द लास्ट लेसन का समरी देख लिया होगा जिसके अंदर मैंने आपको पूरा चैप्टर कवर करवाया है लगभग 15 मिनट के अंदर। तो आज भी हम यही करने वाले हैं। आज भी हम हमारी सुपर समरी सीरीज को आगे ले जाते हुए आज लॉ स्प्रिंग का पार्ट 1 जो है हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। कोशिश करेंगे पूरी स्टोरी लाइन को कवर कर लें और कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल जो है वो मिस ना हो जाए। इसकी मदद से आप पूरे के पूरे चैप्टर को अच्छे से याद कर पाओगे। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मैंने आपको यहाँ पर यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए हैं। मैंने स्पेशल क्लासेस पे भी आपको बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए हैं एंड प्लस पे भी वही चल रहा है। बट देन एट द सेम टाइम आई बिलीव इन मल्टीपल रिविजन्स कि जितनी बार रिविजन हो उतना अच्छा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक ऐसा वीडियो दे दिया जाए जिसकी मदद से आप चैप्टर को अंडर 15 मिनट्स कंप्लीट कर पाओ या लगभग 15 मिनट में कंप्लीट कर पाओ पूरी स्टोरी लाइन जानते हुए। तो दैट्स द आइडिया, राइट? तो चलो अभी फिर शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आपको बता देती हूँ कि ये जो चैप्टर है ये चैप्टर अनीस जंग ने लिखा है। अनीस जंग यहाँ पर फोकस करती है स्टोरीज पे, बच्चों की, जो कि जिनका बचपन उनसे छीन लिया गया है। हर बच्चे जो होते हैं वो इतने खुशनसीब नहीं होते हैं कि उनको उनका बचपन जीने दिया जाए। और ऐसे में अनीस जंग यहाँ पर अपनी स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड अपने लिटरेरी वर्क के थ्रू कुछ ऐसी स्टोरीज को हमें दिखाती हैं जो स्टोरीज कहानियाँ कहती हैं। ये स्टोरीज बताती हैं एक्सप्लॉयटेशन के बारे में जो कि लोगों के हाथों या फिर पावर्टी गरीबी के हाथों बच्चे झेलते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हीं स्टोरीज में से दो स्टोरीज अनीस जंग ने हमारे चैप्टर के अंदर दी हैं जो कि है लॉस्ट स्प्रिंग, जिसका मतलब भी है लॉस्ट चाइल्डहुड। पहली जो पार्ट है, जो पहली स्टोरी है, उसके प्रोटैगनिस्ट यानी कि लीड कौन है? साहिब आलम। साहिब आलम जो है वो एक छोटा सा बच्चा है और एक रैग पिकर है। पावर्टी के चलते, गरीबी के चलते उसने कैसे अपना बचपन खो दिया, ये कहानी उसके बारे में बात करती है। कहानी की शुरुआत कैसे होती है? कहानी की शुरुआत होती है जब अनीस जंग साहिब से पूछती है, कहती है तेरे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? हाँ? जब देखो इस कचरे के डब्बे में कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है। कुछ काम वाम कर लिया कर, स्कूल वूल जाया कर, स्कूल क्यों नहीं जाता? कहता है वो बनाएंगे स्कूल तो जाऊंगा मैं, हमारे लोकेलिटी में स्कूल ही नहीं है तो कैसे जाऊंगा? तो अभी अनीस जंग मजाक कर लेती है, कहती है अच्छा ठीक है, तो मैं अगर स्कूल बनाऊंगी तो आएगा तू? तो वो एकदम खुश होकर कहता है बिल्कुल आऊंगा। अब अनीस जंग वहां पर मजाक करती है और शायद ऐसा प्रॉमिस कर देती है जो कि वो कीप भी नहीं करने वाली है ना? वो ऐसा प्रॉमिस करती है जो वो निभाने वाली भी नहीं है। और ऐसे न जाने कितने प्रोमिस हैं जो साहिब को कितने लोग हर रोज करके जाते हैं। तो साहिब उन पे बिलीव करता है, पर साहिब को उम्मीद है कि वो प्रॉमिस कभी ना कभी सच होंगे। और इसीलिए कुछ दिनों बाद वो अनीस जंग के पास भागता हुआ आता है, दौड़ता हुआ पूछता है कि आप तो वो एक स्कूल खोलने वाले थे ना, वो स्कूल खुल गया क्या? वो ये पूछता है इस उम्मीद के साथ में कि वो भी अब स्कूल जाएगा। अनीस जंग को बहुत बुरा लगता है ये सोच के कि उन्होंने इस बच्चे की उम्मीद जो है वो एकदम से तोड़ दी है। और वो बोलती है कि स्कूल बनाने में काफी समय लगता है। ये साहिब आलम अकेला बच्चा नहीं है, उसके जैसे न जाने कितने और बच्चे हैं। वो उनको अनीस जंग मॉर्निंग बर्ड्स कहकर बुलाती। वो कहती हैं कि ये बच्चे जो हैं ये सुबह की चिड़ियाओं जैसे हैं। अच्छा, इनके साथ में एक और चीज़ है और वो है कि ये बेयरफुट रहते हैं, नंगे पाँव रहते हैं। ये नंगे पाँव रहते हैं और जैसे सुबह होती है एकदम सुबह की चिड़िया की जैसे चहकते-चहकते बाहर निकल जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, कचरा बीनते हैं और उसके बाद में दोपहर में जब पाँव जलने लगते हैं तो वापस से अपने घरों के अंदर घुस जाते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अनीस जंग इन सबको रिकॉग्नाइज़ करने लगी है, इनका नाम-वाम नहीं जानती बस। उन्होंने साहिब से इसीलिए एक दिन आप उसका नाम पूछा, बोला यार तेरा नाम क्या है ज़रा बता? तो साहिब ने नाम बताया, साहिब ने बोला मेरा नाम साहिब ए आलम है। जब अनीस जंग ने ये सुना तो अनीस जंग को भी ऐसा फ़ील हुआ, उन्हें ऐसा लगा कि यार ये जो बच्चा है, इस बच्चे ने लिटरली, ये बच्चे का काम क्या है? इस बच्चे का काम है रैग पिकिंग, ये कचरा बीनता है। और साहिब ए आलम वर्ड का मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। अगर इसको बता दिया जाए कि इसके नाम का मतलब ये है, तो ये खुद अपने नाम पर बिलीव नहीं करेगा। यार एनीवे, वो यहाँ पर फाइनली बताती है कि किस तरीके से उन्होंने नोटिस किया है कि ये बच्चे ही नहीं, बहुत सारे लोग पूरे देश के अंदर बिना चप्पल के घूम रहे हैं।
बहुत सारे लोग होते हैं जो नंगे पाँव बस इधर-उधर घूमते रहते हैं। अनीस जंग बहुत क्यूरियस है ये जानने के लिए कि आखिरकार ये लोग बिना चप्पलों के घूमते क्यों हैं? और इसीलिए इस आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़ में से 3 लड़के जब खड़े होते हैं, उनके पास अनीस जंग जाती है और उनसे पूछती है कि यार एक बात बताओ, एक लड़के से पूछती है कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखे? वो कहता है कि मेरी मम्मी मुझे अलमारी से निकाल कर ही नहीं देती। तो दूसरा बच्चा कहता है, अरे झूठ बोल रहा है ये, इसकी मम्मी इसको अलमारी से निकाल कर दे भी देना तो भी नहीं पहनेगा ये। और उस दूसरे बच्चे ने 2 अलग-अलग तरीके की चप्पलें पहनी हुई होती हैं। तो उसने 2 अलग-अलग तरीके की चप्पलें पहनी हुई है और वो कह रहा है कि मेरे को चप्पल निकाल कर ही नहीं देती। समझ रहे हो? अच्छा, इसके बाद में अभी एक तरफ ये हो गया और तीसरी तरफ जो तीसरा बच्चा है वो कहता है कि मैं तो बस दिन-रात यही प्रे करता रहता हूँ कि मुझे एक जोड़ी चप्पल दिला दे बस भगवान। तो यहाँ पर 3 सिचुएशंस के बारे में बताया गया है कि एक ऐसा बच्चा है जो कि आउट ऑफ विल चप्पल नहीं पहन रहा है। दूसरा बच्चा इतना डेस्परेट है चप्पलों को लेकर कि उसने ये भी नहीं देखा कि मेरे को कौन-सी चप्पल मिल रही है, उसने तो अलग-अलग तरीके के शूज़ पहन रखे हैं। और तीसरा बच्चा तो उसने तो जीवन के अंदर आज तक जूते देखे ही नहीं हैं और वो तो चाहता है कि उसे एक जोड़ी जूते दिला दे भगवान बस। तो ऐसे वो ये कामना करता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो पूरे देश के अंदर बहुत सारे लोगों से मिली हैं और उन्होंने बहुत सारे लोगों को देखा है और बहुत सारे लोग नंगे पाँव बस घूमते रहते हैं। किसी से अगर पूछा जाता है तो सब लोग बस ट्रेडिशन कह देते हैं इसे। अनीस जैन को लगता है कि ट्रेडिशन सिर्फ एक एक्सक्यूज है। अनीस जैन अपनी गरीबी को छुपाने के लिए सिर्फ एक बहाना है, परपेचुअल पॉवर्टी को छुपाने का सिर्फ एक बहाना है और कुछ नहीं है। क्योंकि ये लोग चप्पल इसलिए नहीं पहनते हैं क्योंकि ये अफोर्ड नहीं कर सकते, ये खाना खाएंगे उसकी बजाय चप्पल खरीदने की। अब ऐसे में वो यहाँ पर एक स्टोरी को याद करती है, जो स्टोरी एक इंसान ने उन्हें सुनाई थी यूडुपी यूडुपी से। और वो इंसान बताता है कि वो वहाँ पे एक टेम्पल था जिसमें उसके पापा पुजारी थे और वो वहाँ पर उस टेम्पल में जाता था और जाकर बस यही मांगता था कि काश उसे भी एक जोड़ी चप्पल मिल जाए, क्योंकि उसे भी एक जोड़ी चप्पल नसीब नहीं। आज 30 साल बाद जब अनीस जंग उसी टेम्पल की टेम्पल हार हो चुका है और इसके इसके साथ-साथ में वहाँ पर जो आज प्रीस्ट का बच्चा है, वो एकदम ऐसे बैग फेंक रहा है, जूते फेंक रहा है, सॉक्स फेंक रहा है। ये वो आज भी सॉक्स अफोर्ड कर पा रहा है। तो जहाँ पर एक बच्चा भगवान से ये माँगता है कि मुझे भगवान जी ये जो जूते आपने दिए हैं ना, बस ये कभी खोए नहीं। वहाँ पर एक बच्चा ऐसा था जो जूते माँग रहा था और एक बच्चा ऐसा है जो आराम से उसे फेंक रहा है। तो ये ट्रेडिशन तो नहीं हो सकता, ये लैक ऑफ पावर्टी ही, मतलब लैक ऑफ मनी ही है, ये पावर्टी ही है, ये गरीबी ही है, जिसके चलते ये लोग चप्पल नहीं पहनते हैं। तो ट्रेडिशन सिर्फ और सिर्फ एक एक्सक्यूज है, ऐसा अनीस जंग कहती है। अनीस जंग कहती है कि देखो यार, 30 साल के अंदर वहां पर पुजारी की लाइफस्टाइल में, बच्चे की लाइफस्टाइल में तो जरूर एक बदलाव आ गया है, पर ये अगर बदलाव कहीं नहीं आया है तो वो है सीमापुरी में। अनीस जंग अपने एक इंसान के, एक आदमी के साथ में और उन बच्चों के साथ में सीमापुरी जा। अब ये सीमापुरी है क्या? सीमापुरी एक जगह है, एक कच्ची बस्ती है जो कि दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे। अगर हम बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली आपको पता है कि किस तरीके से डेवलप्ड है, हमारे देश की कैपिटल है आखिरकार। वो दिल्ली का हिस्सा है, दिल्ली का हिस्सा है और दिल्ली का हिस्सा होकर भी दिल्ली से कोसों दूर है। ऐसा इसके लिए है क्योंकि जहाँ पर डेवलपमेंट इतना इतना मैसिव डेवलपमेंट है, इतने सारे लोग रहते हैं, न जाने क्या क्या किस किस तरीके की टेक्नोलॉजी, साइंस, खाने का, पीने का, पहनने का, सब कुछ वहाँ पर है। वहाँ पर ये सीमापुरी में ये 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं और ये 10,000 रैग पिकर्स बेसिक इनके पास में एम्यूनिटीज, इन्होंने मिट्टी के घर बना रखे हैं, इन्होंने टिन की छत लगा रखी है जिस पे तारपोलिन इन्होंने बिछा रखा है ताकि इसे पानी अंदर ना आ पाए। बस उसी कंडीशन में ये रहते हैं। ना यहाँ पर सीवेज की कोई व्यवस्था है, ना ड्रेनेज की कोई व्यवस्था है, ना क्लीन वाटर है पीने की। ऐसी कंडीशंस के अंदर 10,000 रैग पिकर्स यहाँ पर रहते हैं। ये 10,000 रैग पिकर्स में पेरेंट्स हैं और उनके साथ ये बच्चे हैं जो कि उनके पार्टनर बन गए हैं सर्वाइव। अब ऐसे में क्या होता है ना, ऐसे में ये बच्चों को बच्चे चूज नहीं करते कि मुझे
के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि मैम गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है और ये 10,000 लोग यहाँ रह कैसे रहे। ऐसा ही कुछ ऐसा ही कुछ सीमापुरी के बारे में और उसके हिस्ट्री के बारे में अनीस जग हमें बिगनिंग से बताती चल रही। वो बताती हैं कि कैसे साहिब ढाका से आया है। वो बांग्लादेश ढाका को बिलोंग करता था और उसकी मम्मी बताती है कि 1971 की बात है कि एक ऐसा आंधी तूफान आया जिसके चलते सब खत्म हो गया और इसीलिए वो यहाँ आया है। साहिब को तो ढाका पसंद भी नहीं है, उसे तो पता भी नहीं है, उसकी दूर दूर की मेमोरी तक में नहीं है ढाका। तो ये सारे लोग जो है, ये शायद जब इंडो पाक वॉर हुआ था, जब बांग्लादेश बना था, तो उस दौरान इंडिया के अंदर आ चुके। ये उन्हीं में से है जो कि यहाँ पर दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे आकर रह रहे हैं। अब ये आपको यहाँ पर पता चल गया कि ये लोग आए कहाँ से है। तो अनीस जंग ने इनसे पूछा, यहाँ पर कुछ औरतें थी और उनसे अनीस जंग ने ये क्वेश्चन पूछा, बोला यार यहाँ पर तुम बिना परमिट्स के, बिना आइडेंटिटी के रह रहे हो, यहाँ तुम्हारी कोई आइडेंटिटी भी नहीं है, तुमने क्यों अपना हरा भरा देश छोड़ दिया जहाँ तुम्हारी आइडेंटिटी थी। तो वो औरतें कहती है कि क्या करेंगे आइडेंटिटी का, क्या करें उस हरे भरे देश का जिसके अंदर इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम 2 वक्त का खाना खा सकें। हम लोग यहाँ पर ज्यादा खुश है जहाँ पर शायद हमें आइडेंटिटी तो नहीं मिली है, बट कम से कम हम यहाँ पर 2 वक्त का खाना खा सकते हैं। ऐसा इसके लिए है क्योंकि इन्हें कोई आइडेंटिटी या परमिट तो नहीं दिया गया है, पर कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने इन्हें राशन कार्ड दिलवा दिए, इसके चलते इन्हें अनाज थोड़े कम पैसे में मिल जाता है। दैट मीन्स अनाज के लिए इन्हें कम रुपए देने पड़ते हैं। और इनको क्योंकि राशन कार्ड मिल गए हैं, इसके चलते इनका नाम वोटर लिस्ट में डाल दिया जाता है, तो नेताओं को इनके वोट्स मिल। इन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इन्हें क्या चाहिए, इन्हें चाहिए खाना। और ये 2 वक्त खाना खा सके, अगर ये रात को बिना इनका पेट दुखे सोने जा रहे हैं तो इनको वो चाहिए, ये है इनका गोल। तो ऐसा ही है सीमापुरी और इसी तरीके से ये लोग यहाँ पर जीते हैं। रैग पिकिंग ही है द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और इस सर्वाइवल के अंदर बच्चे पार्टनर बन जाते हैं। साहिब कहता है कि कभी कभी मुझे 1 रुपए, कभी कभी मुझे 10 रुपए मिल जाते हैं जब मैं ढूंढ रहा होता हूँ। तो कभी कभी मुझे 1 रुपए, कभी कभी मुझे 10 रुपए मिल जाते हैं, ऐसा जब साहिब कहता है तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि साहिब के लिए रैग पिकिंग वो नहीं है जो शायद साहिब की मॉम डैड के लिए है। साहिब के लिए रैग पिकिंग कुछ और ही है। साहिब और बाकी बच्चों के लिए रैग पिकिंग सरप्राइजेस से भरा है। ऐसा है जैसे कि एक गिफ्ट हो जिसे वंडर में डाल दिया हो कि पता नहीं आज क्या मिलेगा, जबकि उनके माँ बाप के लिए रैग पिकिंग 2 वक्त का खाना है, कि रोजी रोटी। तो रैग पिकिंग का मतलब दोनों के लिए एकदम अलग। जैसे ही हम लोग ये समझ जाते हैं तो हम लोग ये भी जान लेते हैं कि आखिरकार ये लोग सिर्फ रैग पिकिंग नहीं करते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किस तरीके से ये एक एक्सप्लॉइटेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऐसा एक्सप्लॉइटेशन है जो कि आपको एकदम क्लियरली दिखेगा नहीं, बट ऐसा है कि जिसके चलते आप मतलब आप एक्सेप्ट कर लेते कि गरीबी आपको वो एक्सेप्ट करवा। तो वो इंस्टेंसेस यहाँ पर हम लोगों को अनिल जब ने हमारे साथ शेयर किए हैं। सबसे पहला इंस्टेंस उन्होंने तब शेयर किया, बोला एक बार की बात है जब मैं साहिब को देखती हूँ, वो टेनिस क्लब के बाहर खड़ा होता है, वो टेनिस कोर्ट के बाहर खड़ा होता है और वहां पर 2 लोग टेनिस खेल रहे होते हैं। साहिब उन्हें देख रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे ये गेम जो है वो बहुत पसंद है, मुझे ये गेम बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो मतलब बहुत इंटरेस्ट के साथ उसे देखता है और ये भी बताता है कि जो गार्ड है वो उसे अंदर जाने देता है जब कोई भी नहीं होता। अनीस जंग इस बात को सुनती है और देखती है कि उसने जूते पहन रखे हैं, उन जूतों को घूरती है तो साहिब एक्सप्लेन करता है, कहता है ये मैंने कहीं से चुराए नहीं है, दिए हैं मुझे किसी ने। तो अभी यहाँ पे अनीस जंग देखती है कि जिस गेम को साहिब देख रहा है, साहिब को तो ये पता भी नहीं है कि वो जूते उस गेम के ही हैं। साहिब ने टेनिस शूज पहन रखे हैं जो शायद किसी अमीर इंसान ने एक आध छेद होने की वजह से फेंक दिए होंगे, पर साहिब के लिए तो वो सपना सच हो गया है उसका। उसके अजीब से शर्ट के नीचे वो जूते एकदम अलग ही लग रहे हैं, बट उसने वो जूते पहने हैं, उसको ऐसा लग रहा है जैसे उसका सपना सच हो गया। बट वो जो सपना देख रहा है उस गेम को खेलने का, वो कभी सच नहीं होगा। वो एक ऐसी लेजर एक्टिविटी है जो साहिब कभी नहीं करता। तो कहीं ना कहीं वो वहां पर देखती है कि कितना आयरॉनिक है ये, कि वो एक ऐसे गेम को पसंद कर बैठा है जो शायद वो कभी खेल भी नहीं पाएगा, बट उससे जुड़े हुए उसने जूते पहन लिए हैं और शायद वो जूते पहनना भी उसका सपना है, लाइक कि जैसे उसका सपना पूरा हो गया।
एनीवे इसके बाद में वो दूसरे इंस्टेंस को बताती है कि कैसे कुछ दिनों के बाद में उन्हें शादी बताता है कि वो पॉइंट करके बताता है कि मैं वहाँ पर इस कॉल में और इस कॉल में काम शायद बताता है कि मुझे अब 800 रुपये दिए इस गरीबी के चलते ये बच्चे अपना बचपन खो रहे हैं, यही इस चैप्टर का, इस पार्ट का। आई होप यहाँ पर सारे के सारे इम्पोर्टेंट जो भी इंस्टेंसेस यहाँ पर बात की जिनके बारे में वो हमने क्लियर कर लिए हैं, और आपको चैप्टर की स्टोरी लाइन एकदम अच्छे से समझ में आ गई है। अगर आप इसी तरीके से बाकी सारे चैप्टर्स करना चाहते हो तो एकदम कमेंट डाउन करके मुझे बता दो कि अब नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए। ऑल्सो आप डिटेल में सारे चैप्टर्स मेरे साथ पढ़ सकते हो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ में। आप अमेजिंग कंटेंट को बस एक ही क्लिक में डाउनलोड कर सकते हो, जो कि एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है अनअकैडमी प्लस पे। और आप मेरे साथ साथ और भी बाकी टीचर्स से पढ़ सकते हो, डिफरेंट एजुकेटर्स की गाइडेंस के अंडर पढ़ सकते हो, अपने डाउट्स रिजॉल्व करवा सकते हो, वो भी बात करके। आप वाइवा प्रोजेक्ट इनके लिए भी तैयार हो सकते हो, और साथ ही साथ में आप पूरे का पूरा आपका बचा हुआ टाइम स्ट्रैटेजिकली प्लान कर सकते हो कि आपको कितना टाइम जो है आपके बोर्ड्स को देना है और कितना टाइम आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम्स को देना है यूजिंग आइकॉनिक। तो आप चाहें तो प्लस या चाहे तो आइकॉनिक का हिस्सा बन सकते हो यूजिंग माई कोड SDLIV। एक ऐसा कोड है जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आपको नीचे बाकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आप चाहें तो आप मेरी फ्री क्लासेस भी देख सकते हैं जो कि प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। वहाँ पर भी आपको प्लेटफॉर्म का फील आ जाएगा, वो रिकॉर्डेड वर्जन है, आपको मेरी लाइव भी मिल जाऊंगी वहाँ। तो आप आराम से कमेंट कर सकते हो, बात कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, प्लेटफॉर्म देख सकते हो, और फिर अगर आपको लगे तो आप कैसे आइकॉनिक। That's pretty much it. Feel free to check out my profile जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक मिल जाएगा आपको। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मैं आपसे मिलने वाली हूँ इसके पार्ट 2। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।